एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जहाँ के जो ह्यूमन रहते हैं वो बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली थी क्योंकि इनके ऊपर एक साया मंडरा रहा है। यहाँ पर कुछ जायंट ड्रैगन आ गए जो कि इंसानों पर हमला कर रहे हैं और इनको मार रहे हैं। ये अलग किस्म का ड्रैगन होते हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और यहीं से लड़ाई की कहानी शुरू होती है। मासूम लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और ये लड़ाई लगभग 13 साल तक चलती रही। इन खतरनाक ड्रैगन के सामने ह्यूमन कुछ नहीं थे, लाचार और बहुत ज्यादा बेबस थे। लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं मानने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सब कहानी हमारे मेन लीड हमको बता रहा होता है, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इनको बार बार मारते रहूंगा। और इसका नाम होता है हमारे मेन कैरेक्टर का आर्डेन, जो कि ड्यूक फैमिली का सबसे बड़ा बेटा होता है। आर्डेन के पास इतना ज्यादा ताकत होता है कि वो एक बार में बहुत सारे बीस्ट को मार सकता है। ये आग बन करके ड्रैगन को भी मार सकता है। ड्रैगन इसके सामने ज्यादा टिक नहीं पाते। यहाँ का ये लास्ट हीरो बच चुका है क्योंकि जितने सारे हीरोज थे वो सारे के सारे मर चुके हैं और ये लास्ट होप बचा है। लेकिन एक दिन ड्रैगन ने इनको पकड़ लिया और वो कुछ नहीं कर सकता था। ड्रैगन की इन डार से उसको पकड़ लिया और एक दिन उसको पूरा खत्म ही कर दिया। हीरो जो कि लोगों की उम्मीद पर कायम होता था अब वो भी नहीं रहा। अब इनको कौन बचाएगा इन ड्रैगन से? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके सामने मेरी पावर कुछ नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। आर्डन, जिसका नाम इथेन है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तभी उसको अपने पापा की याद आती है। वो कह रहे होते हैं कि इथेन, मैं सारी चीजें तुम पर छोड़ रहा हूँ, अब तुम इसका देखभाल करोगे। वो मरते मरते कहता है कि तुम्हारी लास्ट बात मेरे दिल पर हिट कर गई, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी बातों पर अमल नहीं कर पाया, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश किया, अपने मरते दम तक कोशिश किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। मैंने अपने बहनों से प्रॉमिस किया था कि मैं सारे ड्रैगन को मार कर इस कॉन्टिनेंट से, इस दुनिया से बाहर फेंक दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं एक अच्छा बेटा बन पाया, ना मैं एक अच्छा भाई बन पाया और ना मैं एक अच्छा लवर बन पाया। मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही मैं एक अच्छा ड्रैगन सेलर हूँ और ना ही मैं इस दुनिया को बचा सकता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। तुम लोगों को सेक्रीफाइस को देखकर मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तुम लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया इस दुनिया के, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। इसका मेरा बहुत अफसोस रहेगा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने लास्ट तक कोशिश तो किया लेकिन मैं नाकाम रहा। ईथन, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? ईथन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कौन बोल रहा है, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन कैसे? मुझे मुझे ये वॉइस जानी पहचानी लग रही है, मैं जानता हूँ इस वॉइस को। ईथन जोर से चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोलता है और वो सामने देखता है और कहता है, सिस्टर, सिस्टर, क्या ये तुम हो? ईथन उस लड़की को देखते हुए कहता है, क्या ये तो तुम हो? वो लड़की रोते हुए कहती है कि हाँ, तुमने सही बोला, ही मैं हूँ। फाइनली तुम उतने दिनों बाद तुम्हारी होश आ गई। ईथन उस घबराते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? ड्रैगन ने तो इसको पूरा खत्म कर दिया था और ये मर चुकी थी, वो मेरी आंखों के सामने मरी थी और उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। और एट द एंड लास्ट में मैं भी मर गया था, ना मैं किसी को बचा पाया ना मैं खुद बच पाया। ईथन, ये बहुत शर्मनाक बात है, मैं किसी को नहीं बचा पाया। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन इसने इस तरह से कपड़े क्यों पहने और यहाँ पर ये बैठ के रो क्यों रही है? इसलिए मैं अपनी कहानी को अच्छे से बताने के लिए बोल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब जब सब कुछ हो गया है और मैं अभी जब जिंदा हूँ तो वो सब बातें अभी यहाँ पर मैटर नहीं करती। अभी ये ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ और मेरे सामने वो भी जिंदा है। ईथन उस लड़की को देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये तुम्हारी आफ्टर लाइफ कैसे चल रही है? जिसे सुनने के बाद जो लड़की रहती है वो कहती है कि आफ्टर लाइफ क्या मतलब है? वो लड़की ईथन से कहती है कि प्लीज़ अब तुम अपने आप को सेक्रीफाइस मत करना किसी भी कीमत पर, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। तो अब की बारी से तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ईथन उस लड़की से पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? थोड़ी देर ऐसे ही घर में शांति बनी रहती है। फिर वो लड़की थोड़ी सी सोचती है और कहती है कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सूप बना के लाती हूँ। ये सुनने के बाद ईथन कहता है कि सूप को भी तुम बनाओगी? अच्छा ठीक है, लेकिन अपने लिए भी बनाते लाना। वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं बना के ला दूंगी, लेकिन तुम यहाँ से हिलना मत, तुम यहाँ पर बेड पर सोए रहो और आराम करो यहीं पर, मैं अभी फटाफट जाती हूँ और फटाफट से बना के लाती हूँ। जिसे ईथन कहता है ठीक है, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। उसके जाने के बाद ईथन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। कह रहा होता है कि इसको कैसे कुकिंग आ गई, इसने तो आज तक पानी भी गर्म नहीं किया और ये अभी जाकर सूप बनाने जा रही है, कैसे हो सकता है?
इसका बस स्टेटस ही चेंज नहीं हुआ, इसने आफ्टर लाइफ में आने के बाद इसकी पूरी पर्सनालिटी भी चेंज हो गई है। ये बहुत ज़्यादा अलग दिख रही है और बहुत ज़्यादा अलग तरीके से बिहेव कर रही है। ऐसा नहीं लगता है कि वो वही है, लेकिन इसकी वॉइस और इसके फेस सेम टू सेम वही है। उसके जाने के बाद एथन कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे उठ जाना चाहिए। जैसे ही उठता है उसको कुछ महसूस होता है। वो देखता है कि उसके दोनों हाथों में जो सलाइन होता है वो सलाइन लगी होती है और कहता है कि ये मुझे बॉडी में पावर दे रहा है। वो अपने हाथों में से सारे पाइप को खोल के फेंक देता है और कहता है कि ये मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि जो मरीज बेहोश या फिर कोमा में होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, लेकिन ये मेरी बॉडी में क्या कर रही है। वो सब हटाने के बाद इसके हाथ बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं। वो कह रहा होता है क्या मेरी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर कैसी हो गई, तक कि मेरी रीढ़ की हड्डी भी सीधी नहीं हो रही। मेरी पूरी बॉडी ऐसे लग रहा है कि अकड़ गई है और ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये क्या हो गया, मैं इतना वीक कैसे हो गया, इतना कमजोर तो मैं पहले था नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया हूँ कि आफ्टर लाइफ में आने के बाद भी मैं चल नहीं सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। मैं इतना ज्यादा कमजोर बन गया हूँ, लेकिन मैं इसको यूज करूंगा। फिर वो जो मैजिकल पावर होती है जिसे कोमा में था और बच के था उसको अपने हाथ में ले लेता है। उसका पावर यूज करते हुए कहता है कि अगर मैं अपने मन के थोड़ा सा कंट्रोल करूँ और अपनी फुल पावर लगा के अपने बॉडी को कंट्रोल करके इसका पावर यूज करने की कोशिश करूँ तो ये मैं कर सकता हूँ। मैं इस लाइफ को अपनी बॉडी में दोनों तरफ से यूज करके अपनी बॉडी को पावरफुल बना सकता हूँ। ओके, तो इतना पावर मेरे लिए इनफ है। अब मुझे लगता है कि मुझे अब खड़ा हो जाना चाहिए। उस पावर को यूज करने के बाद वो सीधे तरीके से खड़े हो जाता है। मेरी बॉडी की थोड़ी सी और पावर की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा और केयर करना पड़ेगा इसको। वहाँ पर वो लड़की आती है और कहती है कि ईथन मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आई हूँ। वो अपने सामने ईथन को देखती है जो कि सही सलामत बिल्कुल खड़ा था। इसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि ईथन तुम अपने सारे मैजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे खोल के रख दिए हो नीचे, और तुम खड़े हो गए बिना सोचे समझे और सारे इंस्ट्रूमेंट को तुमने खोल के रख दिया। इससे तुम्हारी बॉडी को खतरा भी हो सकता है। तुम्हें पता है अभी तुम्हारी बॉडी की कितनी ज्यादा कमजोरी है और कितना ज्यादा लाचार हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खड़े होने की है। मैंने तुमसे मना किया था ना यहाँ से उठने की। तुम्हारी बॉडी की कंडीशन तो देखो बहुत ज्यादा खराब है और तुम यहाँ से उठ गए। देखो तुम कितना ज्यादा कमजोर थे, तुम अभी हिल भी नहीं सकते थे। ईथन अपनी बॉडी को हिलाते हुए कहता है कि देखो मेरा हाथ ये अब मूव कर पा रहे हैं, मैं हिल सकता हूँ और मैं चल भी सकता हूँ। मैं अब आराम से इधर उधर जा सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लड़की ईथन से कहती है कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें अभी भी 1 या फिर 1.5 साल लग सकता है फिजिकल थेरेपी में, और तब जाकर तुम अपने बॉडी को मूव ऑन कर सकते हो और चल फिर सकते हो। जिसे सुनने के बाद ईथन शॉक हो जाता है। वो कहता है कि इतना साल मुझे क्या हुआ था। लड़की ईथन से कहती है कि तुम पिछले 10 साल से कोमा में थे। जिसे सुनने के बाद ईथन शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या 10 साल। तो लड़की कहती है कि हाँ 10 साल, लेकिन सबसे पहले तुम जाकर वहाँ पर बैठ जाओ। तुम अभी अपने आप को इतना ज्यादा हल्के में मत लो। तुम्हें अभी बस होश आए और अपने पैरों पर खड़े हुए हो। अभी भी तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए हो, तो तुम इतना ज्यादा नखरे मत दिखाओ और जल्दी जाके बेड पर बैठो, वरना अच्छा नहीं होगा। उसको सूप देती है और कहती है कि तुम खुद खा सकते हो या फिर मैं तुम्हें खिलाऊं। ईथन कहता है कि नहीं, मैं खुद खा लूंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईथन उससे पूछता है कि ये तुम्हारी आफ्टर लाइफ कैसी चल रही है और यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, मुझे ये बताओ। जिसे सुनने के बाद वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि तुम बार बार आफ्टर लाइफ की बातें क्यों कर रहे हो। तुम ऐसी अशुभ बातें करके मुझे बहुत ज्यादा सैड कर रहे हो। ऐसा बातें मत करो, तुम अभी जिंदा हो और कोई यहाँ पर आफ्टर लाइफ नहीं चल रही है। ईथन कहता है कि कैसे कैसी बातें कर रहे हो, तुम मर चुकी हो, मैं भी मर चुका हूँ और ये हमारी आफ्टर लाइफ है, लेकिन हम अभी भी जवान है। जिसे सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि अपना बकवास बंद करो, तुम अभी जिंदा हो और ये कोई आफ्टर लाइफ नहीं चल रही है और ना ही हम 3rd और 4th यंगेस्ट है। तुम यहाँ पर अभी जिंदा हो और इसी लाइफ में हो और अभी सांसें ले रहे हो। तुम्हारे कोई आफ्टर लाइफ नहीं है और ज्यादा बकवास मत करो आफ्टर लाइफ की। बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या मैं मरा नहीं, मैं इसी लाइफ में जिंदा हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मुझे ड्रैगन ने अपने नाखून से सीधा सीने में छेद किया था और उसी में मैं मारा गया था। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे जिंदा क्यों हूँ, यहाँ पर मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं मरा भी नहीं। तो क्या वो मेरा सपना था? नहीं, ये सपना तो नहीं हो सकता। ईथन अपने दिमाग में बहुत ज्यादा जोर लगा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं कैसे नहीं मर सकता, मैं मर चुका हूँ और मुझे बिलीव है कि मैं मर चुका हूँ। लेकिन ये बोल रही है कि मैं नहीं मरा अभी तक, ये कैसे हो सकता है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी तक। ईथन इस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी हुई। वो लड़की कहती है कि मैं अभी 20 साल की हूँ। ईथन कहता है कि फिर मैं कितने साल का हूँ। वो लड़की कहती है कि तुम अभी 19 साल के हो। इसे सुन के ईथन को बिलीव नहीं होता। क्या 19 साल?
कहता है कि ये कैसे हो सकता है, जब ड्रैगन ने मेरे ऊपर अटैक किया था तब मैं बस 19 साल का था, क्योंकि इस सदी का सबसे खतरनाक लड़ाई होने वाली थी। फिर वो चिल्लाते हुए पूछता है, तब लड़ाई का क्या हुआ? क्या पिताजी भी जिंदा हैं? और क्या वो लड़ाई में मर चुके हैं? और अभी तक लड़ाई खत्म हुई है, या फिर हम लोग जीत गए या फिर हार गए? और बाकी लोगों का क्या हुआ, मुझे जल्दी बताओ। वो लड़की कहती है कि इथन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जो 15 साल पहले हुआ उसके बारे में। तुम्हारी फैमिली ने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किए हैं। तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और जो बचे कुचे थे उन मॉन्स्टर के सामने हम बिल्कुल हार गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे और आम इंसानों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हम लोगों ने ड्रैगनों के साथ एक शर्त रखा। इथन कहता है कि ड्रैगनों के साथ शर्त रखा? ऐसा कौन सा शर्त रख दिया तुम लोगों ने? वो लड़की कहती है, हाँ, हमें शर्त रखना ही पड़ा। इथन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो ड्रैगन इतने भी आसान नहीं होते हैंडल करने के लिए। वो ड्रैगन इतने आसान नहीं थे, वो इतनी जल्दी सुझाव के लिए कैसे मान गए, और ये सब इतना आसानी से कैसे चल रहा है कि ड्रैगन इनकी बात, ह्यूमन की बात मानने लगे और ये लोग ऐसे अपने हिस्से में रह रहे हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। अगर ये वही लाइफ में मैं जी रहा हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था, ये उसका उल्टा हो रहा है, और इस लाइफ में ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे अपने आप पर बिलीव नहीं हो रहा। क्या ये मेरे सच में पास्ट लाइफ है या फिर वही लाइफ में जी रहा हूँ? क्या मुझे अपनी पास्ट लाइफ की रिग्रेट करना चाहिए जो मैंने किया था, या फिर मैं हार गया था, या फिर उससे थोड़ा सा अलग है? और जैसे ये बता रही है, मेरे पास्ट लाइफ से और आफ्टर लाइफ से ये कुछ अलग अलग मैच कर रहा है, मतलब दोनों में कोई भी मैच नहीं है। ये पूरी तरीके से एक अलग लाइफ हो रहा है और सारी चीज़ें उल्टी हो रही है। मैं यहाँ पर अभी तक मरा नहीं और सारी चीज़ें वैसे ही चल रही है जैसे 13 साल पहले चल रही थी, और पास्ट लाइफ में मैं अलग तरीके से जी रहा था, और इस दुनिया में जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर मैं नहीं मरा, यहाँ पर मैं अलग तरीके से जी रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रही है मेरे दिमाग में। यहाँ पर चल क्या रहा है? मुझे पास्ट लाइफ की भी चीज़ें याद है और इस लाइफ की चीज़ें मुझे क्यों याद नहीं है? एथन फिर उस लड़के से पूछता है कि हमारे सर्वेंट का क्या हुआ? जो हमारे सर्वेंट थे उतने सारे, वो कहाँ गए? वो लड़की थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है कि यहाँ पर कोई भी सर्वेंट नहीं है। जिस सुनने के बाद एथन कहता है, क्या कोई भी सर्वेंट नहीं है? एक भी सर्वेंट नहीं? वो लड़की कहती नहीं, एक भी नहीं। एथन कहता है क्यों? लड़की कहती है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम सर्वेंट रख सके घर में। इसे सुनने के बाद इथन कहता है कि हमारे घर का जो महंगा महंगा चीजें था वो क्या हुआ? अगर तुम इसको एक बेच दोगी तो वो लगभग बहुत सालों तक चल जाएगा, और सर्वेंट क्या, घर में सारी चीजें आ सकती है, हमारे घर में सर्वेंट क्यों नहीं है? फिर ये लड़की बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है कि इथन, धीमी आवाज में, कि तुम पहले अपना घर देखो, फिर तुम इन सब चीजों के बारे में बात करना। हमारे पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि बहुत ज्यादा महंगा हो। इथन हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारी फैमिली तबाह हो गई है और यही बस हमारा घर बचा है। हमारी फैमिली में अब कोई भी एक सदस्य भी नहीं बचा है, सब के सब चले गए हमें छोड़ कर। इसे सुनने के बाद एथन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। कहता है, क्या हमारी फैमिली में कोई नहीं बचा? ऐसा कैसे हो सकता है? और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।